क्योंकि ये तुम्हारी नई ज़िंदगी की पहली सुबह थी और मैं चाहता था कि तुम कुछ अच्छा सा अपनी पसंद का कुछ स्पेशल सा खाओ, वो भी मेरे हाथों का। वैसे मैं बहुत अच्छा शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत कोशिश तो कर ही सकता हूँ। वो एक दफ़ा फिर से फासला ख़त्म करता उसके करीब आया। इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप बेकार में इतनी मेहनत कर रहे थे। मुझे सिर्फ अम्मी के हाथ का हलवा पूरी पसंद है या फिर भाभी अच्छा बनाती हैं। कम ऑन यार, मैंने भी गंदा नहीं बनाया, अच्छा बनाया है मैंने भी। तुम ट्राई तो करो। आओ, ज़ीनत बीबी को कहता हूँ कि नाश्ता लगाए। वो उसके कंधे पर हाथ रखता उसे बाहर ले जाने लगा। मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा तुम्हें, मैं तुम्हें एक प्यारा सा गिफ्ट दिलाऊंगा। वैसे भी वेडिंग नाइट के लिए मैंने तुम्हें किसी तरह का तोहफा नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ अच्छा सा प्रेजेंट करूं। वैसे तुम्हें पसंद क्या है? आज तो तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें चूड़ियाँ भी पसंद है, तुम्हें इयररिंग भी पसंद है और ये भी प्यारा लग रहा है। वो उसकी गर्दन में मौजूद पेंडेंट को अपने हाथ में लेते बोला, जबकि उसकी इस तरह की बेबाकी पर वो हल्का सा कसमसाई। ये इसका मूड क्यों ख़राब है? उसने बाहर आते हुए ज़िबाइश की तरफ देखकर पूछा। उसे ज़िबाइश में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस वो चाहती थी कि वो किसी भी तरह से दामियार को उसकी बेबाकियों से बाज रख सके। मैंने पूछा नहीं, थोड़ी देर पहले तो किचन में थी, कह रही थी कि मेरी हेल्प करवाने आई है। मैंने कहा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकता हूँ, तो बाहर आ गई। इसके बाद क्या हुआ आई डोंट नो। वैसे तुम्हें यहाँ इसे रोकना नहीं चाहिए था, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो मेहमान है। वो उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए अपने लिए कुर्सी घसीटने लगी, तो दामियार ने उससे पहले कुर्सी को थाम कर बाहर निकाला, जबकि वो सिर्फ थैंक यू कहकर कुर्सी पर बैठ गई। दामियार अपने एक एक अंदाज से उसे स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो हर चीज़ को नज़रअंदाज किए टेबल पर निगाहें जमाए बैठी थी। जल्दी कीजिए ज़ीनत बीबी, इज़ा ने रात से कुछ नहीं खाया, उसने कहा। तो उसने एक नज़र दामियार को देखा। आपने कुछ खाया? सुबह से उसे याद था कल रात वो खाना खाए बगैर ही आ गई थी, और यहाँ आने के बाद वो हर चीज़ को नज़रअंदाज कर गई और दामियार ने भी रात को कुछ नहीं खाया। तुम्हें लगता है मेरी बीवी भूखी सो रही होगी, वो भी रात की इतनी मुशक्क़त के बाद? तो मैं खाना खा चुका हूँ। नो मेरी जान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले ही कल रात को तुम मेरी वजह से भूखी रही और अब मैं तुम्हारे बगैर खाना खा लूँ? नो नेवर, मैं तो सुबह से तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा था। सुबह से मतलब आप सोए नहीं? वो एक नज़र उसे देखती बेवजह ही निगाहें हर तरफ दौड़ा रही थी। तुम्हें तुम्हें निगाहों में रख कर सो सकता हूँ क्या? तुमसे निगाहें हट ही नहीं रही थी तो नींद क्या पूरी होती? सच कहूँ तो सारी रात तुमने नहीं सोने दिया, और सुबह तुम्हारी मासूम शक्ल ने, और फिर खुशी से तो वैसे भी मुझे नींद नहीं आनी थी। वो जैसे उसके सामने अपने दिल की कैफियत बयान कर रहा था। जब ज़ीनत बीबी उनका नाश्ता लेकर आ गए, वो उसकी बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते अपने सामने नाश्ता रखकर प्लेट में डालने लगी, जबकि उसके बाद दामियार ने भी अपनी प्लेट में थोड़ा सा हलवा डाला। वो ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी खातिर खा रहा था। अबीज़ा ने एक ही निवाला लिया था कि उसे खांसी शुरू हो गई, और उसे इस तरह खांसते पाकर दामियार बेचैनी से उठकर खड़ा होता, उसके करीब आता, उसकी पीठ थपकने लगा और फिर जल्दी से पानी का ग्लास उठाते उसके लबों से लगा। मैं हेल्प करता हूँ। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठते पानी का ग्लास पीछे रखता उसे खिलाने लगा। नहीं मैं खा लूँगी, आप खाएं। उसके इस तरह से अपने हाथों से खाना खिलाने पर वो नफ़ी में फ़ौरन सर हिलाने लगी। नहीं मैं खुद खिलाऊंगा तुम्हें, वो उसका हाथ पीछे हटाते बोला, तो ईसा को ना चाहते हुए भी मुंह खोलना पड़ा, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। आप भी खाएं, आपने कुछ नहीं खाया था कल से। वो उसे देखते हुए बोली, तो वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला रहा हूँ तो तुम भी मुझे अपने हाथों से खिला दो, वो शरारती लहजे में बोला। नहीं, आप खुद खाएं अपने हाथों से। वो अभी बात मुकम्मल कर नहीं पाया था ठीक से कि वो बोल पड़ी, ओके ओके मैं खा लूँगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। उसकी घबराहट महसूस करके वो फ़ौरन बोला, जब केज़ा ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। वो मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। अपने पीछे से ज़िबाइश की आवाज़ सुनकर वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। तो जाओ ना, हमें क्यों बता रही हो? दामियार को उसका बताना थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि तुम लोग सामने हो तो मैं तुमको बता कर जाती हूँ। वो शर्मिंदा सी हो गई। क्या ज़रूरत थी उसे उन लोगों को मुखातिब करने की? अच्छा, तुम अपने लिए घर ढूंढने जा रही हो? गुड गुड, जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई अच्छा सा घर मिल जाए। वो पूरी तरह से उसे नज़रअंदाज कर रहा था। दामियार, मैं कहाँ जाऊँगी घर ढूंढने के लिए? आजकल घर मिलते कहाँ? वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे इस शहर में 3-4 फार्म हाउस हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम मुझे वो रेंट पर दे दो। वैसे भी मैंने सुना है कि तुमने अपने दोस्तों को दे रखे हैं पार्टी वगैरह करने के लिए, तो मुझे भी दे दो, मैं जल्दी छोड़ दूंगी। तुम्हें पता है फ़िलहाल मैं वहाँ वापस उस फ्लैट में नहीं जा सकती, वहाँ बहुत मसले हो गए हैं। वो ड्रग्स का कोई केस चल रहा है वहाँ पर, और मेरा नाम अगर आ गया तो मेरी मॉडलिंग करियर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता तुम्हें, और वैसे भी उन घर का रेंट तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। वो तकरीबन सभी किसी न किसी के इस्तेमाल में है, तो तुम अपने लिए कोई और इंतज़ाम ही करो। या मैं ऐसा करता हूँ कि अबरार को कहता हूँ, वो तुम्हारे लिए किसी अच्छे घर का इंतज़ाम कर सकता है। नहीं, मैं इस चीज़ के लिए उसकी मदद नहीं लेना चाहती। वैसे भी वो अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताने के
हक में नहीं है, मैं खुद ही कुछ ढूंढ लूँगी। वो बात ख़त्म करती तेज़ी से घर से निकल गई, जबकि वो कंधे उचकाते नाश्ते में मगन हुआ। न जाने क्यों, लेकिन दामियार का उस लड़की को इग्नोर करना ईज़ा को अच्छा लगा था। तुम ऑलमोस्ट तैयार हो, हम शॉपिंग पर चलते हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। तो ईज़ा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, जबकि अब वो उससे जानना चाहता था कि उसे क्या चाहिए गिफ्ट में। घर की हल्की फुल्की सफाई करने के बाद वो हर तरफ घूम रही थी, जब उसे अपनी खिड़की के बाहर हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से दौड़कर खिड़की के पास आई तो उसे वहाँ नीचे छोटा सा सफ़ेद रंग का खरगोश नजर आया। वो इतना प्यारा था कि शनाया का दिल उसे उठाने को मचलने लगा, और फिर उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। वो बहुत इनएक्टिव था, शायद अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन वो इतना प्यारा था कि हद नहीं। वो खिड़की से बाहर निकलते हुए हर तरफ खरगोश की मामा को तलाश कर रही थी, लेकिन यहाँ कोई और जानवर था ही नहीं। अल्लाह जी, ये छोटा क्यूटू सा रैबिट कहीं रास्ता तो नहीं भूल कर इस तरफ निकल आया। पता नहीं इसकी मदर किधर होगी, मैं कहाँ ढूंढूं अब इसकी माँ को। ऐसा करती हूँ, इसे घर के अंदर ले जाती हूँ, हो सकता है कुछ देर में इसकी माँ इसे ढूंढती हुई यहाँ आ जाए। वो सोचते हुए खरगोश का वो छोटा सा बच्चा उठाकर घर के अंदर ले आई, और अब उसका अगला मकसद उस छोटे से खरगोश को उसकी माँ को वापस करने का था, लेकिन उसकी माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। सो मोहतरमा इबादत ज़रान साहिबा, आज से आपका नया केस शुरू होने जा रहा है, और इस केस की फ़ीस तो आप जानती ही हैं ना। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई, वो अपनी कुर्सी से पीछे टेक लगाए सर से पैर तक उसे देखता, जैसे उसे बहुत कुछ अहम करवाने का याद करवा रहा था। जी जी, मैं जानती हूँ कि आपने इस केस की फ़ीस नाज़मा से नहीं ली, मुझसे लेंगे, लेकिन मैंने क्या सोचा है कि क्यों ना इस केस की फ़ीस आपको एक साथ दे दी जाए। एक साथ बहुत सारे केसेस, वैसे भी ज़्यादा चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब 10-10 रख कर क्या करेंगे आप? वो कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोली। तो ज़रान ने उसे घूर कर देखा। ये मजाक था? उसने आगे को झुक कर पूछा। मैंने तो नॉर्मल सी बात की है, अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप बेशक मजाक में ले सकते हैं। जब तक तुम मेरी आज की पेमेंट नहीं दोगी, तब तक मैं इस केस की तरफ देखूंगा भी नहीं। वो जो फाइल उसे पकड़ा रही थी, उसे लेकर वापस टेबल पर फेंकते कुर्सी पीछे को घसीटता पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। घर जाकर दूंगी ज़रान, ये ऑफिस है, हम यहाँ काम करने आते हैं। और वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। वो इस केस में ज़रा बराबर इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था, और इबादत नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। क्या कहा तुमने? देने लगी हो मुझे मेरी पेमेंट? वो ज़रा सा सीधा होता उसकी तरफ देखते बोला। तो इबादत ने घुरा। ज़रान, उसने दांत कचकचा कर कहा। वकालत का एक और असूल याद रखो मिसेज इबादत, पेमेंट हमेशा एडवांस में ही लो। गॉट इट? आगे काम आएगा तुम्हारे। वो इशारा करते बोला तो वो मुंह बिसोर कर रह गई। अब उसके सामने ज़रान एक टांग अपनी दूसरी टांग पर रख के पीछे को टेक लगाए, आंखें आराम से बंद करके लेटा हुआ था, जैसे इस टांग को हिलाने से ज़्यादा ज़रूरी काम और कोई था ही नहीं। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते वो उठकर कुर्सी से उसकी साइड पर आए, और फिर उसकी टांग को दूसरी टांग से नीचे फेंक कर आहिस्ता से उसकी गोद में बैठते उसकी गर्दन में अपने बाजू हाइल करके उसे देखने लगी। वो भी उसे काफ़ी दिलचस्प नज़रों से देखने लगा। मिस्टर ज़रान शाह वकालत के रूल्स ज़रूरत से ज़्यादा फॉलो करते हैं। उसके पास आने पर वो आहिस्ता से उसकी कमर में हाथ डालता उसे मज़ीद करीब कर गया था, और उसकी बात को गौर से सुनने लगा। रूल्स फॉलो करने से लाइफ सेट होती है, तुम्हें भी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। डील किस करने की हुई थी, कहाँ करना है, ये फैसला मैं करूँगी। वो उसके गाल पर आहिस्ता से लब रखते बोली। तो ज़रान अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था। रूल्स आर रूल्स ज़रान शाह, वकालत के पेशे में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि रूल्स फॉलो करने से लाइफ सेट होती है। वो उसकी बात उसी को लुटाते एक दफ़ा फिर से उसका चेहरा फेर गई थी, और दूसरे गाल पर लब रख गए। तुम बेईमानी कर रही हो इबादत, ये चीटिंग थी। और ये जा कहाँ रही हो तुम? 10 की डील हुई थी, अभी 2 हुए। उसके पीछे उठकर हटने पर वो उसका बाजू पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए उसका बाजू पकड़ने की कोशिश करने लगा, जबकि वो उसकी पहुंच से दूर जा चुकी थी। आप केस स्टडी करें ठीक से, जब स्टडी कर लेंगे मुझे बताइएगा, तब 2 और आकर दे जाऊंगी। फिक्र मत करें, आपको आपके काम का मुआवजा साथ साथ मिलेगा। और इस केस को बिल्कुल सीरियसली लें आप, आखिर मैं आपको इतनी पेमेंट कर रही हूँ, ये भी जहन में रखें। अपनी बात मुकम्मल करती वो दुपट्टा टेबल से उठाकर बाहर निकल गई, जबकि वो पीछे से हाथ मसलता रहा। ये लॉयर तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। खैर कोई बात नहीं इबादत बीबी, रात को तो तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा ना। वो बुड़बुड़ाकर फाइल उठाकर उसका केस स्टडी करने लगा था। वो अस्पताल में कोमा के मरीजों वाले बड़े हॉल में पहुंची, जहां बेतरतीब न जाने कितने ही लोग होशो आवाज़ से बेगाना पड़े हुए अपने अपनों का इंतज़ार कर रहे थे। बाबा, मेरे बाबा किधर है? वो परेशानी से सारे बेड चेक करने लगी। कराची का ये सरकारी अस्पताल मरीजों से भरा हुआ। उसने लिस्ट में जाकर नाम देखे तो हाजी साहब के नाम से उसे दूसरे पेज पर ही नज़र आ गया था नाम। वो उसे लिए बेड नंबर 8 की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसके बाबा बेहोश पड़े थे। बाबा, वो परेशानी से अपने बाप को देखने लगी।
लगी। उन्हें दुनिया जहान का कोई होश न था, बस आंखें बंद किए वो होशो हवास की दुनिया से दूर थे। ये कैसा इलाज हो रहा है इनका, ये सब क्या है? ना किसी तरह की मशीनरी है और ना ही इन्हें कोई ड्रिप लगाई गई है, ना इनकी सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, ना ठीक से खुराक का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही कोई इनके पास मौजूद है। गंदगी फैली हुई है यहाँ। वो वहाँ मौजूद नर्सों को देखते बोली, नखरे तो ऐसे दिखा रही हो जैसे किसी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया हो। भाई सरकारी अस्पताल है, यहाँ यही सब कुछ होता है। कौन सी मशीनरी लगाते हैं कोमा के मरीजों को? इनके तो घर वाले खुद तंग आके इन्हें यहाँ फेंक जाते हैं। वो उससे कहती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि शहीर का तो दिमाग घूम गया था। ना उनकी खुराक का ख्याल रखा जा रहा था और ना उनकी बाकी ज़रूरतों का, और गंदगी ऐसी थी कि कोई हाल नहीं। अस्पताल का जो लिबास उन्होंने पहन रखा था वो भी उनसे पहले किसी और के इस्तेमाल में था शायद। अरूज तुम यहाँ अपने बाबा के पास बैठो, मैं इनकी शिफ्टिंग किसी अच्छे अस्पताल में करवाता हूँ। वो अरूज को कहते वहीं से पलट गया, जबकि अरूज अपने बाबा को इस हालत में देखते उनके सीने पर सर रखे फूट फूट कर रोने लगी। शहीर ने ज़्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं किया था। वो फ़ौरन ही उनको यहाँ से डिस्चार्ज करवा के एक बहुत अच्छे महंगे प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करा चुका था, जहाँ उनका ख्याल ठीक से रखा जा सकता था। डॉक्टर्स ने बताया वो ठीक हो सकते हैं और वो जल्द ठीक भी हो जाएंगे, बस इनको ख्याल रखने की ज़रूरत है। इन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था, लेकिन अस्पताल में साथ किसी को रुकने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उसने सामने पार होटल में अपने और अरूज के लिए कमरा बुक करवा लिया। अरूज प्रेग्नेंट थी और वो उसे किसी तरह की टेंशन नहीं दे सकता था। हाँ, लेकिन उसके बाबा की हालत देख वो खुद टेंशन में आ गया था।